करें स्टार्ट। चलो गाइज स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं परसों से और फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। वैसे मुझे न्यू स्टूडेंट्स तो आई थिंक सारे स्टूडेंट्स कनेक्टेड ही हो परसों की क्लास से, है ना। बहुत लंबा नहीं, एक क्विक रिवीजन लेते हैं परसों हमने क्या पढ़ा था और उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो परसों हमने क्या पढ़ा था? मैनेजमेंट, है ना। व्हाट इज मैनेजमेंट? यस, प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। पहले तो काम किससे और कौन से करवाना है? दूसरों से। देन इफेक्टिवली एज वेल एज एफिशिएंटली, यानी टाइम पे भी काम होना चाहिए और कम कॉस्ट में काम होना चाहिए। एंड देन फॉर द पर्पज ऑफ अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। और ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है? गोल्स, टारगेट्स एंड रिजल्ट्स विच वी वांट टू अचीव, है ना। तो ये हमने देखा था और ऑब्जेक्टिव पे हमारी डिस्कशन चल रही थी, उसको थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं और फिर ऑब्जेक्टिव की एक केस स्टडी करते हैं और उसके बाद आज वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो ऑनलाइन में सबको आवाज आ रही है ना? ये क्या है भाई? हमारी बात चल रही थी ऑब्जेक्टिव पे। एंड ऑब्जेक्टिव का मतलब मैंने क्या बताया था? एंड रिजल्ट्स और टारगेट्स विच वी वांट टू अचीव। एंड रिजल्ट्स मतलब भाई हमारा अल्टीमेट एम क्या है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, किस लिए हमारी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं। और उन ऑब्जेक्टिव्स के अंदर फिर हमने देखे थे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, है ना। उन्हीं पे हम डिस्कशन करते हैं पहले। सो 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव में पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, है ना। वैसे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इज द करेक्ट वर्ड वी कैन यूज हियर, ठीक है। वृंदा, वृंदन, ओके। ये भी गीता भवन, ओके। सो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं? विच आर रिलेटेड फॉर कंपनीज बेनिफिट, ग्रोथ एंड सर्वाइवल, ग्रोथ एंड वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। अगर आप चाहो कुछ रनिंग नोट्स बनाना चाहते हो तो बना सकते हो आप, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है? दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड वेलफेयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो कंपनी वर्ड यूज मत करना, ऑर्गेनाइजेशन वर्ड यूज करना, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है। ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, कंपनी भी हो सकती है, पार्टनरशिप भी हो सकती है, सोल प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है, इवन स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये भी ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है। जो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी ऑर्गेनाइजेशंस में ही आते हैं। तो इसलिए आप ऑर्गेनाइजेशन वर्ड यूज करो तो दैट इज बेटर, ठीक है। अब इसके अंदर मैं बात करूं तो 3 टाइप के ऑब्जेक्टिव आते हैं हमारे पास। नंबर 1 सर्वाइवल। और सर्वाइवल का मतलब सर्वाइवल कैसे होगा? प्रॉफिट मेकिंग से हो सकता है, या फिर एटलीस्ट वी हैव टू कवर दोज एक्सपेंसेस विच वी इनकर। मतलब जितना खर्चा हम लगा रहे हैं एटलीस्ट उतना खर्चा अगर हम कवर करेंगे तो हम सरवाइव तो कर सकते हैं मार्केट के अंदर, है ना। वैसे टारगेट तो हमारा प्रॉफिट कमाना होता है। प्रॉफिट मतलब होता है एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंडिचर, यानी जितना खर्चा हम लगा रहे हैं उससे ज्यादा कमाई करें। लेकिन फिर भी कई बार सिचुएशन होती है जब रिसेशन चल रहा होता है, मंदी चल रही होती है, मार्केट में ज्यादा बिजनेस नहीं चल रहा होता, तो हमारा टारगेट इतना होता है कि अब हमें पता होता है कि वो टाइम पीरियड प्रॉफिट का नहीं है, कि अभी अगर मंदी चल रही है, अभी हमारा माल ज्यादा नहीं बिकेगा, अभी हमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता। बट उस समय भी हमारा एक टारगेट रहता है कि कम से कम हम इतना तो कवर कर लें जिससे हमारे खर्चे निकल पाए, है ना, हमारे एक्सपेंसेस हम मीट कर पाए, इतना तो कम से कम हम रिकवर करने की कोशिश करते हैं। एंड दैट ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड सर्वाइवल। देन सेकेंड थिंग इज
प्रॉफिट एंड प्रॉफिट वी ऑल नो एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंडिचर, यानी हमारी रिसिट ज्यादा होनी चाहिए हमारे एक्सपेंसेस से, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। एंड द थर्ड थिंग इज ग्रोथ, और ग्रोथ का मतलब हो गया एक्सपेंशन, बिजनेस को एक्सपेंड करना। अब बिजनेस को एक्सपेंड करने के कई तरीके हो सकते हैं। प्रोडक्शन बढ़ाना ये एक तरीका है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना जिसको डाइवर्सिफिकेशन भी बोलते हैं वो एक तरीका हो सकता है, हाँ नई ब्रांचेस ओपन करना, ज्यादा वर्कर्स हायर करना, डिपेंड करता है। तो वो सब चीजें एक्सपेंशन के अंदर में आती है। प्रॉफिट और ग्रोथ ऑब्जेक्टिव दोनों अलग है बट इंटरलिंक्ड है। जब तक आपका प्रॉफिट नहीं होगा तब तक आप ग्रोथ की जनरली सोच नहीं सकते। जैसे मैं अगर बात करूं तो आपको अगर कंसिस्टेंटली अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तभी आप सोचोगे अपने बिजनेस को बढ़ाने की, अदरवाइज नॉर्मली आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की नहीं सोचोगे। तो ये प्रॉफिट और ग्रोथ में फर्क है। हाँ आजकल कई स्टार्टअप्स एक और चीज करते हैं, स्टार्टअप्स जो नए नए एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स है वो कई बार क्या करते हैं, वो प्रॉफिट नहीं भी हो रहा होता उसके बावजूद भी वो लॉस मेकिंग में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं, यानी वो फिर भी नई ब्रांचेस ओपन करते हैं, नए सेंटर्स ओपन करते हैं और कोशिश करते हैं कि मार्केट में पहले ज्यादा से ज्यादा अपने क्या करो, सेल बढ़ाओ, कवर करो मार्केट को, उसके बाद वो अपने प्राइसेस बढ़ाते हैं और प्रॉफिट मेकिंग की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ केवल प्रॉफिट से नहीं, कई बार सेल्स मैक्सिमाइजेशन से भी ग्रोथ हो सकती है कि आप बस अपनी सेल बढ़ाने की सोच रहे हो, प्रॉफिट भले ही आप कम रख रहे हो लेकिन आप कोशिश कर रहे हो कि अपनी सेल बढ़े, बस मार्केट में हम कैसे भी करके कस्टमर तक पहुंच जाए, तो ग्रोथ में वो भी हो सकता। इन द एंड प्रॉफिट बिना रियल ग्रोथ तो हो नहीं पाएगी, बट दोनों ऑब्जेक्टिव वैसे अलग है। सारी बात समझ, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए आजकल जो नई स्ट्रेटेजी चल रही है वो क्या कर रहे हैं, लोग कम भी प्रॉफिट हो रहा तो भी अपने ब्रांचेस ओपन कर रहे हैं, तो भी अपने सेंटर्स ओपन कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और अपनी सेल को बढ़ाएं, लोगों से कनेक्ट हो जाएं, उसके बाद प्रॉफिट कमाने की सोचते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लो कि ओवरऑल अगर हम देखें तो वैसे इतना प्रॉफिट थोड़ी हो रहा था जोमेटो वगैरह को, बट पूरे इंडिया में इन्होंने एक्सपेंड किया पहले, है ना, उसके बाद अब जाकर शायद आई थिंक प्रॉफिट हुए। तो इन्होंने क्या किया, ऐसा तो है नहीं कि एक शहर से शुरुआत करी और इन्होंने सोचा कि एक ही शहर में पहले प्रॉफिट कमा ले उसके बाद दूसरे शहर पे आए, ऐसा तो नहीं सोचा था। एक बार का इन्वेस्टमेंट करते गए, तो वैसे भी ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, सर्वाइवल और ग्रोथ दोनों प्रॉफिट के अंडर नहीं है, दोनों अलग हैं, बट प्रॉफिट से लिंक्ड है। अगर प्रॉफिट होता है तो हम सर्वाइव तो इजीली कर ही, फिर सर्वाइवल तो हमारा कवर हो ही जाता है, बट ग्रोथ अगेन दैट डिपेंड्स ऑन द एंटरप्रेन्योर, कि अगर एंटरप्रेन्योर चाहे तो ग्रो कर सकता है, अगर वो चाहे तो एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट को मेंटेन करके उसी पोजीशन पे भी बिजनेस कर सकता है, ज्यादा एक्सपेंड ही नहीं करेगा। मैं एग्जांपल बताऊं आपको, जैसे एग्जांपल आपको बताता हूं कि हम शुरुआत करते हैं, जैसे सपोज इंदौर से ही शुरुआत करते हैं। इंदौर मतलब क्या बोलते हैं, फूड कैपिटल बोलते हैं इंदौर को, हालांकि वो सब एक टर्म है, मतलब वो कोई डिक्लेयर टर्म तो है नहीं फूड कैपिटल, बट फिर भी मैं एक बता रहा हूँ, इंदौर को फूड कैपिटल की तरह कंसिडर करते हैं, है ना। तो आप इंदौर में ऐसा ऑब्जर्व करोगे कि कई लोग हैं जो बहुत पुराने बैठे हैं इंदौर में, बट वो आज भी एक ही दुकान लेकर बैठे और उनको कंसिस्टेंटली प्रॉफिट भी हो रहा है, बट उन लोगों ने अपना बिजनेस बढ़ाया ही नहीं। मतलब कई ऐसे फूड आउटलेट्स आपको दिखेंगे कि यार इसकी कचौरी बहुत फेमस है, या इसकी शिकंजी बहुत फेमस है, इसकी ऐसी बहुत फेमस है, और वो प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, बट उनका एक से दूसरा आउटलेट ही नहीं है, और इवन प्रोडक्शन भी ज्यादा नहीं है, वो प्रोडक्शन भी उतना ही करते हैं। तो प्रॉफिट तो हो रहा है उनको, बट ग्रोथ इज ऑप्शनल, उनको ग्रोथ करनी नहीं है, उनको उसी लेवल पे बिजनेस करना है। आ रही बात समझ में? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, कभी इंदौर अच्छे से घूमो तो, वैसे इंदौर के हैं कई बच्चे बट फिर भी, सराफा बाजार में एक शॉप है नागौरी शिकंजी, ठीक है, वो शॉप दिन में 3-4 घंटे खुलती है मोस्टली, ठीक है, 11 बजे खुलेगी, कई बार 2:30 बजे तक बंद, कई बार 4-5 बजे तक बंद, बट 2:30-3 बजे तक उनका एक जो शिकंजी जो ड्रिंक है उनकी वो बंद हो जाती है नॉर्मली बिकना।
तो आप उसको देखोगे तो वो 3 4 5 घंटे 6 घंटे मैक्सिमम, हार्डली मान लो, इससे ज्यादा वो खुलती नहीं है। और उनकी शिकंजी पूरे इंदौर में बहुत फेमस है। ठीक है, पूरे इंदौर में वहां लाइनें लगती है कि वहां बस शिकंजी पीनी है। अब और लगभग उन्होंने ही शुरू करी थी इंदौर में, है ना, लेकिन उनकी एक से दूसरी दुकान ही नहीं है इंदौर में, एक से दूसरी दुकान ही नहीं है। इवन वो दुकान भी वो लोग क्या करते हैं, उस दुकान में भी ऐसा नहीं है कि उसको दिन भर खोलकर दिन भर प्रोडक्शन करें, नहीं, एक लिमिटेड प्रोडक्शन करते हैं, बेचते हैं, चले जाते हैं। तो इसका मतलब ग्रोथ और प्रॉफिट अलग अलग तो है। प्रॉफिट तो उनको हो रहा है, कई सालों से हो रहा है, लेकिन हुआ क्या, उनको अपना बिजनेस एक्सपेंड नहीं करना था। और सेकंड एग्जांपल आपको सराफा बाजार से वापस देता हूं। सेकंड एग्जांपल अगर आपको मैं देता हूं तो सराफा बाजार में एक शॉप है विजय चाट हाउस, जिसकी खोपरा पैटीज बहुत फेमस है इंदौर के अंदर। ठीक है, वो विजय चाट हाउस की अगर आप देखोगे तो उसकी आई थिंक 2 या 3 ब्रांचेस तो आपको मिल जाएगी। सराफा पे भी है, छप्पन पे भी है, और आई थिंक एक आध और हो सकती है। तो उन्होंने तो क्या करा, एक्सपेंड किया है ना। ऐसे अगर आप नमकीन की बात करो तो कुछ नमकीन वाले हैं जो एक दुकान लेकर बैठे हैं, मल्हारगंज में शॉप है और एक मल्हारगंज के अलावा कहीं राजवाड़ा पे भी नहीं मिलेगा। मतलब ऐसे लोग भी हैं इंदौर में जो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, कई सालों से प्रॉफिट कमा रहे हैं। मल्हारगंज में एक छोटी सी शॉप है, लेकिन वो मल्हारगंज की शॉप के अलावा उनकी शॉप ही नहीं है पूरे इंदौर में भी। और कई लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने बिजनेस को एक्सपेंड करते करते क्या किया, इंदौर ही नहीं दूसरे शहरों में भी अपनी आउटलेट्स खोल ली, है ना। तो इसलिए प्रॉफिट तो आपको कंटिन्यूसली होता है, बट ग्रोथ करना नहीं करना आपकी खुद की स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करता है। तो इसलिए प्रॉफिट और ग्रोथ एक नहीं है दोनों अलग। हाँ ये है कि प्रॉफिट होता है तो ग्रोथ करने के बारे में सोच सकते हैं, ये चीज है। आ रही बात समझ में, है ना। तो ग्रोथ एंड प्रॉफिट आर नॉट सेम। प्रॉफिट एक तरह से ये मान लो आप कि हर प्रोड्यूसर चाहता है कि मुझे प्रॉफिट हो, जबकि ग्रोथ ऑप्शनल चीज है। कुछ प्रोड्यूसर्स ग्रोथ की स्ट्रेटेजी बनाते हैं, कुछ ग्रोथ नहीं करना चाहते, या कुछ करना चाहते हैं तो उतने लेवल की ग्रोथ कर नहीं पाते। तो प्रॉफिट एंड ग्रोथ आर बोथ डिफरेंट थिंग्स, बट दे आर इंटरलिंक्ड। इज इट क्लियर? ओके, देन कमिंग टू सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स की अगर मैं बात करूं तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? यस, रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। अब इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, कुछ नोट डाउन करते हैं हम। देखो इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि इतने ही सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं। नए 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 बहुत सारे सोशल ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, है ना। कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव को हम डिस्कस करते हैं। जैसे एक सोशल ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? यस, मेकिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। सही है क्या, है ना। या गुड की जगह हम डिजायर्ड क्वालिटी लिख लेते हैं, दैट इज अ गुड वर्ड। हाउ अरे लेट कैसे हो? डिजायर्ड क्वालिटी एक अच्छा वर्ड है। देखो मैं आपको है ना एक चीज बताता हूं, अच्छे से समझना सारे, है ना, बहुत गहरी चीज है। गुड क्वालिटी डिजायर्ड क्वालिटी से क्या मतलब है? देखो आप अगर सोचो, वो गेट बंद कर दिया करो, है ना। मतलब अगर हम सोचें कि हमें एकदम सुप्रीम एकदम बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट देना है, तो एकदम बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट अगर हम देने जाएंगे तब तो प्राइस बहुत ऊपर हो जाएगा, कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी और प्राइस भी बहुत ऊपर जाएगा। सही है या नहीं, है ना। तो ऐसे में तो क्या होगा कि मतलब हमें अगर ज्यादा प्राइस हम चार्ज करेंगे तो प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स जो हैं, मिडिल क्लास कंज्यूमर्स जो हैं, वो हमारा प्रोडक्ट खरीद पाएंगे क्या? नहीं। अब हम इंडिया की बात कर ले तो मैक्सिमम प्रोड्यूसर्स तो हम लोग प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स ही हैं। दो टाइप के कंज्यूमर्स को मैं कैटेगराइज करता हूं, एक होता है प्राइस सेंसिटिव, एक होता है क्वालिटी कॉन्शियस। ठीक है, एक होते हैं ऐसे कस्टमर जो प्राइस में दिमाग लगाते हैं, किस चीज कौन सी चीज का कितना प्राइस
है ना, एक होता है जो क्वालिटी में दिमाग लगाते हैं। तो मैक्सिमम कंज्यूमर्स तो इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में ही आपको प्राइस सेंसिटिव ज्यादा मिलेंगे। तो अब ऐसे में आप बहुत सुप्रीम क्वालिटी में अगर सोचोगे तो फिर प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स तो उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे में आप बिजनेस कैसे करोगे। तो इसलिए डिजायर्ड क्वालिटी वर्ड जो इसने बोला ना, वो अच्छा वर्ड भी है कि मतलब ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जो रीजनेबल हो, या जो एटलीस्ट मतलब जितना पैसा वो देना चाह रहा है उसके अंदर उसको अफोर्डेबल हो, प्लस उसके अंदर एक खराब क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। आ रही बात समझ में, ऐसा नहीं, ऐसी क्वालिटी नहीं होनी चाहिए जिससे कोई उसकी फिजिकल या मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचे। बाकी एकदम सुप्रीम क्वालिटी की अगर आप सोचते हो तो फिर ऑब्वियसली प्राइस भी हाई जाएगा। ठीक है, तो एकदम सुप्रीम क्वालिटी की बात नहीं कर रहे हम यहाँ, डिजायर्ड क्वालिटी या रीजनेबल क्वालिटी की बात कर रहे हैं कि एटलीस्ट खराब क्वालिटी नहीं हो, जितने पैसे वो देना चाह रहा है उसको जस्टिफाई करती हुई क्वालिटी हो, और दूसरी चीज ऐसी क्वालिटी हो प्रोडक्ट की जिससे किसी भी तरह से कंज्यूमर को मेंटल या फिजिकल हार्म ना हो, ये क्वालिटी होती है। क्लियर। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये तो बहुत जरूरी चीज है, एक बड़ा सोशल ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जिस सोसाइटी में आप बिजनेस रन कर रहे हो उस सोसाइटी के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, ये भी आपकी एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल ऑब्लिगेशन होती है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज अ सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, देन यस कम इन। अपलिफ्टिंग बैकवर्ड कम्युनिटीज बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। एक मिनट, अपलिफ्टिंग बैकवर्ड कम्युनिटीज भी बोल सकते हो, और बैकवर्ड कम्युनिटीज के अलावा आप बैकवर्ड पीपल भी बोल सकते हो। कम्युनिटीज भी कोई दिक्कत नहीं है, पीपल भी कोई दिक्कत नहीं। कम्युनिटीज को कई बार लोग एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से जोड़ लेते हैं, जबकि अगर मैं बैकवर्ड पीपल बोल रहा हूं तो उसमें फिर वो किसी भी तरह से हो सकते हैं, कोई सी भी कम्युनिटी से, कोई से भी उससे हो सकता है। तो बिल्कुल सही है, उसके लिए आप काम कर सकते हो सोसाइटी के अंदर, है ना। और क्या हो सकता है, रीजनेबल प्राइस पे प्रोडक्ट दो, ये भी एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। बिल्कुल होगा। और हम ये बोल सकते, कई बार क्या होता है, कई कंपनीज क्या करती है कि क्वालिटी रखती है डाउन, और उस क्वालिटी को जस्टिफाई नहीं करता हुआ उससे बहुत हाई प्राइस चार्ज करती है। और वो इसलिए हाई प्राइस चार्ज करती है कंपनीज क्योंकि उस मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं होता और डिमांड बहुत हाई रहती है। तो इतना ध्यान रखना चाहिए कि डिमांड कितनी भी हाई हो, बट एक एटलीस्ट एक रीजनेबल प्राइस होना चाहिए। एकदम बहुत ज्यादा हाई प्राइस भी क्या होगा, वो सही नहीं रहता है, तो वो सोशल ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं करता। इसको ऊपर, हाँ इसको कंबाइन कर सकते हो आप, मतलब एक ही पॉइंट में लिख सकते हो मेकिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस, एक ही पॉइंट भी लिख सकते हो, दो भी लिख सकते हो। ठीक है, देन प्रोवाइडिंग सिविक एक्टिविटीज, सिविक एक्टिविटीज तो कोई वर्ड नहीं, प्रोवाइडिंग सिविक एक्टिविटीज नहीं है, इसमें आपको ये होना चाहिए कि फॉलोइंग सिविक नॉर्म्स, ये ज्यादा प्रॉपर वर्ड होगा इसमें। एक मिनट मैं बताता हूं आपको, इसमें आप फॉलोइंग सिविक नॉर्म्स लिखो तो ज्यादा बेटर है। मतलब बेसिकली जो गवर्नमेंट ने सोसाइटी के लिए नॉर्म्स वॉर्म्स बना रखे हैं उसको फॉलो करो, एक अच्छे सिटीजन के लिए जो नॉर्म्स होने चाहिए उसको फॉलो करना, ये हम बोल सकते हैं फॉलोइंग सिविक नॉर्म्स। ये हो सकता है। देन और क्या हो सकता है, यस प्रोवाइडिंग रिटर्न पॉलिसी। रिटर्न पॉलिसी देखो वैसे कोई सोशल ऑब्जेक्टिव तो नहीं है, वो एक कंपनी के ऊपर होता है, बट हाँ फिर भी हम इसको थोड़ा सा जोड़ सकते हैं कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन से, बट ये डायरेक्ट कोई पॉइंट नहीं बनता रिटर्न पॉलिसी। बिल्कुल, इसमें अपन ये भी लिख सकते हैं ना, एक फॉलोइंग गवर्नमेंट रूल्स, ये भी लिख, एंड रेगुलेशंस, ये भी लिख सकते हैं
और गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ में क्या है, अपने टैक्सेस वगैरह को टाइम पे करेंगे अगर ये, तो ये भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल हो रही है। और एक और चीज हम बोल सकते हैं, इको फ्रेंडली टेक्निक से प्रोडक्शन करें तो चलेगा क्या काम? एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक से प्रोडक्शन अगर करें तो वो भी तो एक सोशल ऑब्जेक्टिव ही तो फुलफिल हो रहा है, सही है ना? एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक से प्रोडक्शन कैसे होगा भाई? आजकल तो हर नई स्टार्टअप में ये कोशिश करी जा रही है कि उसको कैसे भी करके एनवायरमेंट फ्रेंडली रखें, है ना? उससे क्राइटेरिया भी बनने लगा एनवायरमेंट फ्रेंडली के। तो जैसे मतलब एक तो प्लास्टिक से जो है, तो मतलब आप क्या कर सकते हो उसको क्या बोलते हैं उसको, रिसाइकल करके नए प्रोडक्ट बना सकते हो। मतलब वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिसाइकल करके नए प्रोडक्ट्स बना सकते हो, डेट इज गुड। और बनाना लीव्स वगैरह से कई चीजें बन रही है, बनाना स्टेम से बन रहा है। और अगर आप देखोगे तो वो गन्ने के छिलके वगैरह से वो बन रहे हैं आजकल, प्लेट्स वगैरह बन रही है ना? क्या कैक्टस से लेदर बन रहा है? क्या बात कर रहा है? मुझे देखना पड़ेगा कैक्टस से लेदर, तब तो कांटेक्ट करूं कैक्टस वालों से। कैक्टस तो बहुत है हमारे वहाँ, कोई दिक्कत नहीं है हमें। हाँ, कांटेक्ट करना पड़ेगा कैक्टस वालों से अगर ऐसा बन रहा है तो। मतलब बेसिकली इको फ्रेंडली टेक्निक हो सकती है। इको फ्रेंडली टेक्निक का मतलब है कि जिसमें एनवायरनमेंट का कम से कम नुकसान पहुंचे, सिंपल सी बात। आप वेस्टेज को रिसाइकल कर सकते हो, वो भी इको फ्रेंडली टेक्निक है। आप अगर चाहो तो कुछ ऑप्शन ऐसा निकाल सकते हो, कुछ ऑल्टरनेट निकाल सकते हो जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का, जो आपके एनवायरनमेंट को कम से कम पॉल्यूट करता हो, तो ये भी एक इको फ्रेंडली चीज है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं, तो प्लास्टिक कैरी बैग्स की जगह आजकल कपड़े के थैले यूज करने लग गए, तो वो एक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट ही हो गया। ठीक है, ये कर सकते हैं हम। देन और क्या हो सकता है? जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ। ओके, बिल्कुल एक ही बात है ये। यस, जनरेशन ऑफ वेल्थ एंड कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। देखो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन तो सीधी सी बात है, कैसे हो जाएगा? जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ऐसे हो जाएगा कि आप अगर प्रोडक्शन करोगे तो ऑब्वियसली जीडीपी में कंट्रीब्यूट ही होगा। आप अभी आगे फ्यूचर में नेशनल इनकम पढ़ने वाले हो ना इकोनॉमिक्स में, तो तुम्हें पता चलेगा जब कंपनीज अगर प्रोडक्शन बढ़ाएगी, प्रोडक्शन करेगी, तो जीडीपी में तो अपने आप ही क्या होने वाला है? कंट्रीब्यूट होने वाला है। ठीक है, और इकोनॉमिक वेल्थ ऐसे है कि आप केवल अपने ऐसी चीजें प्रोडक्शन नहीं कर रहे जिससे क्या बोलते हैं आपको फायदा हो रहा है, ऐसी चीजें भी कई बार आप प्रोडक्शन करते हो जिससे ओवरऑल कंट्री को भी फायदा होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ इकोनॉमिक वेल्थ ऑफ द कंट्री का। टाटा जब एयरलाइंस लेके आए थे, शुरू में एयर इंडिया नहीं था, शुरुआत टाटा ने ही की थी, जेआरडी टाटा ने, है ना? जब वो सिविल एविएशन सेक्टर में आए और एयरलाइन लेके आए, तो उससे क्या हुआ? ऑब्वियसली इंडिया की तो इकोनॉमिक वेल्थ बढ़ी ना, इंडिया में ही एक नई चीज आई, या कई कंपनीज ने और कुछ स्टार्ट किया, तो खुद ने भी पैसा कमाया, साथ साथ में कंट्री के लिए भी कुछ नया हुआ, तो ये इकोनॉमिक वेल्थ है। ठीक है, या कंट्री, या कई बार कंपनीज और भी कुछ डेवलप करती है, कोई सोसाइटी डेवलप करती है, कुछ बनाती है, करती है, तो उससे क्या हो रहा है? वो इकोनॉमिक वेल्थ भी तो बन रही है उससे। इकोनॉमिक वेल्थ को डिफाइन करने का इतना सा मतलब है कि दोज एसेट्स विच आर, इसको हम पब्लिक वेल्थ से डिफाइन कर सकते हैं कि दोज एसेट्स विच आर रेडी टू यूज बाय जनरल पब्लिक, दोज कैन बी क्रिएटेड बाय ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज। मतलब वो अपना पैसा तो कमा ही रहे हैं, साथ में दूसरों के लिए भी कुछ ऐसा एस्टेब्लिश कर रहे हैं जो लोगों के काम आ रहा है। या मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि जैसे पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ये भी खोलती है कंपनीज, ये भी एक सोशल ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, और ये करना चाहिए। इंडस्ट्रियलिस्ट जहां पे होते हैं ना, वो इंडस्ट्रियलिस्ट जब किसी जगह इंटरेस्ट लेते हैं तो ऑब्वियसली वो जगह डेवलप होना शुरू होती है। ठीक है, ये बंद कर देगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल खुला हुआ है,
तो अंबानी ने हॉस्पिटल खोला, टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल खोला हुआ है ना। ऐसे ही अगर आप देखोगे तो पूरा जमशेदपुर को टाटा ने ही डेवलप किया था। तुम्हारे तो लोकल ही हो, तुम तो आसपास ही होगा जमशेदपुर, है ना। तो अगर टाटा नहीं होते तो जमशेदपुर उतना डेवलप होता। तो बेसिकली खुद ने तो इंडस्ट्री लगाई, साथ साथ में उस जगह में भी तो हॉस्पिटल, स्कूल्स, रोड्स वगैरह बनवाई करी और ये सब डेवलप किया। ये इकोनॉमिक वेल्थ है। क्लियर। तो ये सब हो गए सोशल ऑब्जेक्टिव। कोई दिक्कत? और भी बहुत हो सकते हैं। जैसे सपोज अगर आप विमेन का स्टेटस सुधारने के लिए कुछ काम कर रहे हो, कैसे काम कर सकते हो? ऑब्वियसली हाँ, मतलब आप कुछ वोकेशनल एजुकेशन की वर्कशॉप्स वगैरह कंडक्ट करवाते हो अगर, ठीक है, गांव की महिलाएं उनको कुछ अगर नई स्किल्स सिखाने को काम करवा रहे हो, वो भी एक हो सकता है। या फिर अगर आप रिजर्वेशन फॉर विमेन रखते हो जॉब्स के अंदर, तो वो भी हो सकता है। या फिर रूरल पीपल, जो लोकल एरियाज के लोग हैं, उन्हीं को आप क्या करते हो, हायर करते हो, तो वो भी हो सकता है। ठीक है। फिर इस तरह से बहुत सारे, मतलब आप कोई सोशल अवेयरनेस कैंपेन में पार्टिसिपेट भी करते हो और डोनेट भी करते हो, तो वो भी आपका सोशल ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है। ठीक है। देन और हम देखें तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, ये कौन कौन से होते हैं? ये बेटरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज के लिए है ना, बहुत शॉर्ट में, बहुत सही चीज है। फॉर वेलफेयर ऑफ वर्कर्स या एम्प्लॉयज। तो वर्कर्स या एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। इसमें क्या हो सकता है? वर्कर्स का सबसे पहला बेनिफिट किसमें है? अरे नहीं रे, सिक्योरिटी विक्योरिटी सब बाद में है, पहले क्या चाहिए वर्कर को? पैसा। अब तू बोनस पे आ जा बेटा सीधा, पहले अभी उसको सैलरी तो मिलने दे। बिना सैलरी के सीधा बोनस दे दूं उसको? देखो यहाँ पे मैं डिजायर्ड रेम्यूनरेशन नहीं, एडिक्वेट रेम्यूनरेशन वर्ड यूज करूंगा, वो ज्यादा बेटर। क्योंकि डिजायर्ड तो ऐसा है कि मैं चाहता हूं नाटा मुझे 1 करोड़ रुपए दे पढ़ाने के। अब डिजायर्ड तो ये हो सकता है यार, डिजायर तो मेरी ये है। फेयर रेम्यूनरेशन बोल सकते हो, एडिक्वेट रेम्यूनरेशन बोल सकते हो। उसको बंद कर देना यार जो। रीजन क्या है? एडिक्वेट का मतलब मैं आपको समझा देता हूं, क्लियर कर देता हूं। दो तीन चीजों से एडिक्वेट हो सकता है वर्ड। जैसे एक तो जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस अगर हैं उस जॉब पर्टिकुलर पोजीशन से रिलेटेड, वो सेटिस्फाई करता हुआ हो, गवर्नमेंट के कुछ एक्ट वगैरह अप्लाई होते हैं तो वो एक्ट के हिसाब से पेमेंट हो। दूसरी चीज, कॉम्पेंसेशन ऐसा हो जो एटलीस्ट एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मीट करवा पाए। जो भी वर्कर को आप पैसा दे रहे हो तो एटलीस्ट उससे उसका खर्चा पानी चल पाए, है ना, ये चीज। तीसरी चीज, अपने कॉम्पिटिटर्स से क्या बोलते हैं, मतलब मैच करता हुआ कॉम्पेंसेशन हो तो भी बेटर है। ठीक है। चौथी चीज, इतना होना चाहिए कि आपका वर्कर जो है वो मतलब मोटिवेटेड रहकर काम कर सके, है ना। तो ये एडिक्वेट कॉम्पेंसेशन या फेयर रेम्यूनरेशन होता है। उसकी जॉब को जस्टिफाई या उसकी क्वालिफिकेशन को जस्टिफाई करता हुआ भी होना चाहिए। अच्छा, कॉम्पिटिटर्स मैंने क्यों बोला है? कॉम्पिटिटर इसलिए बोला है, सीधी सी बात है कि अगर आप अपने कॉम्पिटिटर से बहुत ही कम पैसा दोगे तो वर्कर ही छोड़ के चले जाएगा। सिंपल सी बात है। तो कॉम्पिटिटर से मैच करता हुआ पैसा देना भी एक समझ वाली बात है। आ रही है ना बात समझ में? तुम ऐसा बोलोगे कि वर्कर्स को सैलरी वैलरी कम दोगे और तुम बोलोगे इज इट अबाउट मनी? नो, यू टेल मी, इज इट अबाउट मनी? वो बोलेगा यस सर। सिंपल सी बात है। कौन कौन बोलेगा नो? यस, इट इज अबाउट मनी यार, तुमने मुझे पैसा कमाने के लिए रखा है, मैं तुम्हारे यहाँ पे पैसा कमाने के लिए कर रहा हूँ। यही तो है, सबसे पहली चीज यही होती है, उसके बाद आती है फिर नेक्स्ट चीजें। तो इसलिए कॉम्पिटिटर्स से मैच करता हुआ पैसा मैटर करता है। ये मत सोचना कि आप बोलोगे कि नहीं हमारे कॉम्पिटिटर्स से हम इस तरह से बेटर, उस तरह से बेटर, किसी भी तरह से बेटर हो, सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है? मनी। सिंपल सी बात है, सबको अपना घर चलाना है तो सबसे पहली प्रायोरिटी तो यही आएगी।
उसके बाद नेक्स्ट जो चीज आती है ना, वो जैसे चिदेश ने बोला बोनस वोनस, तो उसको मैं लिख सकता हूं, उसको हम लिख, देखो हम लिख देते हैं पे एंड अलाउंसेस। तो कॉम्पेंस, हाँ, कॉम्पेंसेशन में पे तो आ ही गया, अब ये अलाउंसेस, और इसके साथ एक और वर्ड जोड़ सकता हूं मैं, पर्क्स या फैसिलिटीज इसको बोल सकते हैं, वो भी हम वर्कर को दे सकते हैं। जैसे पर्क्स या अलाउंस, फैसिलिटीज क्या हो गया और अलाउंसेस क्या हो गया, इन दोनों में क्या फर्क है ये मैं आपको बताता हूं। जैसे सपोज कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है और कंपनी क्या कर रही है, उसको आने जाने के लिए कैब फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। जैसे आपने देखा होगा कि कई कंपनीज में क्या होता है, कैब घर तक आती है और घर तक छोड़ने जाती है, ऐसा होता है ना। तो ये जो अगर वो फैसिलिटी दे दी, वो पैसा नहीं दिया उन्होंने, उन्होंने क्या करा, बस आने जाने के लिए वो फैसिलिटी दे दी, तो उसको बोलते हैं पर्क्स या फैसिलिटी। कंपनी ने रहने के लिए, कंपनी के खुद के फ्लैट बने हुए हैं वो दे दिए रहने के लिए, तो वो फैसिलिटी होता है। और अलाउंस क्या होता है, अलाउंस होता है कि आप डायरेक्ट वो चीज नहीं देकर उसके अगेंस्ट में पैसा दे रहे हो। जैसे आपको आने जाने के लिए कन्वेंस अलाउंस मिल गया, आपको क्या बोलते हैं, रहने के लिए फ्लैट नहीं मिला बट आपको हाउस रेंट अलाउंस मिल गया, आपको पैसा मिल गया कि भाई आपकी रेंट जो आएगी तो उस हिसाब से वो आपको हाउस रेंट अलाउंस का पैसा मिल गया। आपको डायरेक्ट हॉस्पिटल फैसिलिटी नहीं मिली, लेकिन आपको ऐसा मिल गया कि आपका जो बिल का खर्चा आएगा वो कंपनी से कॉम्पेंसेट हो जाएगा, कुछ मेडिकल अलाउंस मिल गया। तो ये फर्क होता है अलाउंस और फैसिलिटी में। जनरली आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट जॉब्स में फैसिलिटीज बहुत मिलती है और प्राइवेट जॉब्स में अलाउंसेस ज्यादा मिलते हैं। मतलब ऐसे होता दोनों में, दोनों चीजें मिल सकती है, बट आपने जनरली ऐसा देखा होगा। जैसे एक आईएएस वगैरह को अगर आप देखोगे तो आईएएस को क्या है, सैलरी तो उसकी जनरली उतनी नहीं होती है, लेकिन वो क्या होता है, फिर भी रहने को उसको गवर्नमेंट की तरफ से पूरा बंगला रहता है उसका, आने उसके गाड़ी एनी टाइम रेडी रहती है उसके आईएएस के लिए, है ना। उसको मेडिकल फैसिलिटीज, नौकर चाकर, सारी चीजें आईएएस को मिलती है, रिजर्वेशन वगैरह, मतलब उसको बेसिकली। तो ये जो है ना, ये चीज होती है फैसिलिटी, तो फैसिलिटी भी मैटर करती है। तो फैसिलिटी और अलाउंस ये भी अपने पर्सनल और या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। उसके बाद अपने बात आती है प्रमोशन। एम्प्लॉय का प्रमोशन अगर आप करते हो या एम्प्लॉय को किसी भी तरह से उसकी ग्रोथ के बारे में आपको कुछ करते हो, तो ये भी पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, प्रमोशन मान लो, इंक्रीमेंट मान लो, सैलरी बढ़ानी भी तो पड़ती है ना, एक ही सैलरी पे थोड़ी चलेगा। ठीक है, देन और क्या हो सकता है, एक, अब ये तो हो गए सब फाइनेंशियल बेनिफिट जो आप एम्प्लॉय को दे रहे हो। उसके अलावा एम्प्लॉय को क्या चाहिए, मैं किसी को पैसा भर भर के दे रहा हूं, लेकिन वो जब आता है एम्प्लॉय मैं चिल्लाता हूं, कहां था रे तू, इतना लेट क्यों आया, चल बैठ चुपचाप काम कर, टिकेगा क्या वो, नहीं है। कि सर ये रखो आपका पैसा अपने पास, अगर इज्जत वाला होगा तो सीधा से यही बोलेगा। तो यानी गुड वर्किंग कंडीशंस ये भी होनी चाहिए। यस, हाँ, जॉब सिक्योरिटी भी एक चीज है, जॉब सिक्योरिटी भी एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, बिल्कुल है। और ये पीयर रिकॉग्निशन, ये दोनों का मतलब भी समझा देता हूं पहले मैं, ये पॉइंट लिख देता हूं मैं, उसके बाद मतलब समझा देता हूं। जॉब सिक्योरिटी एंड पीयर रिकॉग्निशन, इसको भी लिख देते हैं। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, बताता हूं, बिल्कुल बताता हूं। देखो सबसे पहले हम आते हैं पीयर रिकॉग्निशन पे। पीयर रिकॉग्निशन, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन क्या है कि भाई एम्प्लॉयज अगर अच्छा काम कर रहे हैं ना बेसिकली, तो रिकॉग्नाइज देयर एफर्ट्स, उनकी तारीफ वारीफ करो बाकी एम्प्लॉयज के बीच में, तो उससे वो खुश होंगे, मोटिवेटेड होंगे, काम अच्छा करेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली एक, और इसका भी एक तरीका होता है, कभी भी किसी की तारीफ करनी हो ना तो सबके सामने करो, और उसको अगर स्कोल्ड करना हो, पनिश करना हो, कुछ भी मतलब ऐसा कुछ हार्श वर्ड्स यूज करने हो तो अकेले में करो, इससे एम्प्लॉयज मोटिवेटेड होते। ठीक है, अगर आप सोचते हो कि नहीं आप मतलब डांटोगे तो उसको सबके सामने डांटोगे, और जब उसने कुछ अच्छा काम किया तो अकेले में कैबिन में तारीफ करी, किसी को पता भी नहीं चला, तो ये सही नहीं रहता। करना क्या है, ऑपोजिट, तारीफ करनी है तो सबके सामने, बुराई करनी है तो अकेले में। देन
एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन मतलब आप एम्प्लॉयज, ये जो तुम बोल रहे हो ना वही प्रोसेस कि मतलब आप एम्प्लॉयज को क्या कर सकते हो, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए इंक्लूड कर सकते हो, यानी एक मीटिंग बुलाकर चर्चा कर सकते हो कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये हमने सोचा है, अब इस पे हम आपसे ओपिनियंस लेते हैं, सजेशंस लेते हैं, और आप पूरी चर्चा करके और एक बेस्ट ओपिनियन फॉर्म कर सकते हो। दैट इज एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। उससे क्या होता है, उससे भी एम्प्लॉयज का मोरल बूस्ट होता है कि मतलब हमारी इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, दे फील दैट वी आर इंपॉर्टेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन, अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इज डेवलप्ड अमंग देम। ठीक है, ये होता है अपना एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। और रही बात जॉब सिक्योरिटी, तो जॉब सिक्योरिटी एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव कैसे होता है मैं बताता हूं आपको। जॉब सिक्योरिटी क्या है कि आप एम्प्लॉयज को ये फील करवाओ कि उनकी जॉब सिक्योर है, क्योंकि क्या होता है अगर कोई एम्प्लॉय बहुत ज्यादा डरेगा कि यार मेरी जॉब सिक्योर नहीं है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो जल्दी छोड़कर चले जाएगा, अंडर परफॉर्म करेगा, परफॉर्म भी अच्छे से नहीं करेगा और छोड़कर भी चला जाएगा। तो एटलीस्ट उसको ये फील होना चाहिए कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं अच्छे से काम कर रहा हूं, मेरी जॉब सिक्योर है। अब जॉब सिक्योरिटी फील कैसे करवाओगे, ऑब्वियसली आप कोई छोटी से छोटी बातों के लिए एम्प्लॉयज को टर्मिनेट नहीं कर रहे हो, उनको चांस दे रहे हो ग्रो करने का, उनकी नॉलेज अपडेट करने का, थोड़ा समझा रहे हो। ऐसा नहीं कि कोई छोटी छोटी बात पे आप एम्प्लॉयज को फायर कर रहे हो। ठीक है, इससे आपका भी नुकसान होगा, क्योंकि कोई नया एम्प्लॉय आएगा तो उसको काम सीखने में, स्टेबल होने में टाइम लगता है। लेकिन इसमें एक चीज होती है, जॉब सिक्योरिटी होनी तो चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बट विथ सम कंडीशन। अगर एम्प्लॉयज को कभी भी ऐसा फील हो जाए कि इस जॉब में मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, तो फिर वो काम करेगा ही नहीं। सिंपल सी बात। अगर एम्प्लॉयज को इतना ज्यादा सिक्योर भी हो गए कि वो जॉब सिक्योरिटी की कोई दिक्कत नहीं है, इस ऑर्गेनाइजेशन में जब चाहे जैसे चाहे आओ, अपनी मर्जी से रहो, कोई अपना बाल भी बाका नहीं कर सकता मतलब, तो फिर क्या होगा, फिर काम नहीं होगा। जैसे अभी नहीं, अभी तो बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड हो गया है, अदरवाइज कई बार हम देखते थे पहले कई गवर्नमेंट ऑफिस में काम अच्छे से नहीं होते थे, है ना, कि कई बार हम देखते थे कि गवर्नमेंट ऑफिस में या गवर्नमेंट स्कूल्स में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, कभी देख रहे हैं तो गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर टाइम पे नहीं आ रहा, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर टाइम पे नहीं आ रहे, या गवर्नमेंट ऑफिस में क्लर्क टाइम पे नहीं आ रहा, और वो टाइम पे नहीं आ रहे और घूम फिर के वही हो रहा है कि वो काम अच्छे से नहीं कर रहे थे। उसका रीजन क्या था, उनके मन में एक डर नहीं था कि हमारी जॉब लग गई है, गवर्नमेंट जॉब लग गई, अब हमें निकाल कोई भी नहीं सकता। ठीक है, और रही बात कंप्लेन करने की, तो कंप्लेन भी कोई नहीं करेगा, क्योंकि सब एक जैसे हैं, तो सब एक दूसरे का मामला संभाल लेते हैं, होता है ना ऐसा। तो इसलिए जॉब सिक्योरिटी आपको देनी है, बट विथ सम कंडीशन, यानी आप अच्छे से काम करते रहो तब आपको नहीं निकालेंगे, बट आप अगर लगातार काम ही नहीं कर रहे हो या खराब काम कर रहे हो तो फिर ऑब्वियसली आपको निकालेंगे। तो जॉब सिक्योरिटी का तरीका वो होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करना? पर्सनल। एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए कुछ भी प्रोवाइड कर रहे हो पर्सनल है। अगर आप, मैं बता रहा हूं ना सोशल कैसे होगा, जैसे कई बार आप देखते हो कि कुछ कंपनीज या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस या कुछ समाज के लोग क्या करते हैं, संडे को आप देखोगे फ्री हेल्थ चेकअप फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी, फ्री मतलब ऐसे डॉक्टर को बुलाते हैं एक पर्टिकुलर प्लेस पे और बोलते हैं कि भाई चलो फ्री में ये हो रहा है, या ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं, सब जो जनरली सभी के लिए होता है, कोई भी आ जाए कोई भी चले जाए, तो वो सोशल ऑब्जेक्टिव है। बट अगर आप हेल्थ केयर फैसिलिटी सिर्फ अपने एम्प्लॉयज को ही दे रहे हो, सबको थोड़ी दे रहे हो, सिर्फ अपने एम्प्लॉयज को दे रहे हो, तो वो पर्सनल है। अगर आपकी हेल्थ केयर फैसिलिटी ओपन है, ओपन फॉर पब्लिक, कोई भी आके आपकी हेल्थ केयर फैसिलिटी के का लाभ उठा सकता है, बेनिफिट ले सकता है, तो वो सोशल है। बट सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए तो वो पर्सनल है। आ रही बात समझ में? ठीक है, जैसे मुझे सपोज बहुत ज्यादा मैंने अगर सपोज कमाया और मेरे मन में जागा कि नहीं यार अब कुछ सोसाइटी के लिए समाज के लिए किया जाए, और मैंने कहा कि यार समाज में ये बीमारी बहुत लोगों को है, तो इस बीमारी का फ्री में मैं चेकअप करवाऊंगा। तो मैंने क्या करा, एक संडे को एक डॉक्टर से कांटेक्ट किया और मैंने अपने खर्चे पे उनको बुलाया कि आपको पेमेंट मैं दूंगा, आपको बस निःशुल्क में सब
का चेकअप करना है। और उसमें मैंने एक इंस्टाग्राम पे स्टेटस डाल दिया, व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल दिया, अलग अलग लोगों को पहुंचा दिया। और कहने का मतलब कि यह है कि कोई भी आकर अपना चेकअप करवा सकता है, फ्री में आपका चेकअप होगा। होते हैं ना फ्री आई चेकअप वगैरह सब करते हैं ना लोग। तो ये सोशल ऑब्जेक्टिव है, इसमें मैं पैसा थोड़ी ले रहा हूं। लेकिन अगर मैं सिर्फ अपने एम्प्लॉइज के लिए फ्री चेकअप करवा रहा हूं कि तुम मेरे एम्प्लॉइज हो, तुम्हारे लिए फ्री चेकअप है, वो फिर पर्सनल में आता है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, इज इट क्लियर एनीवन? कोई डाउट है किसी को? सारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हैं ऑनलाइन? किसी को कोई डाउट? नो डाउट, पूछू क्वेश्चन? ओके, पूछता हूं क्वेश्चन, देखते हैं। आदित्य द्विवेदी। तीर्थेश। ओके, एक मिनट है मेरे पास, कहाँ गया क्वेश्चन? बुक ले आए तुम सारे? बुक पुरानी मत लाना कोई भी। ओके, सो क्वेश्चन है, राधिका is engaged in manufacturing earthen coolers by using environment friendly methods of production. Which objective is highlighted here? Social. State the two objectives she is trying to achieve. ये क्वेश्चन है, दो ऑब्जेक्टिव, केस पढ़ रहा हूं मैं। अंकिता has started a new business of providing organic vegetables and fruits. Although she is not having many competitors, but still she is trying to offer goods at minimum price, so she is able to survive in the market and make sure people with limited income can also afford vegetables and fruits. Organizational and social, सही है क्या भाई? इसमें एक लाइन है कि she is trying to offer goods at minimum price so that she is able to survive and make sure people with limited income can also afford। मतलब कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, उसके बाद भी ये मिनिमम प्राइस पे दे रही है ताकि लोग भी अफोर्ड कर पाए और इनका भी खर्चा निकलता रहे। तो यानी एक तो सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव हो गया ऑर्गेनाइजेशनल, और एक लोग अफोर्ड कर पाए, उन लोगों के बारे में सोचा जा रहा है, मतलब सोशल। नेक्स्ट, इसमें आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड। तो ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाई करने एक से ज्यादा हो सकते हैं। XYZ Private Power Limited set up a factory for manufacturing solar lanterns in a remote village as there was no reliable supply of electricity in rural areas. The revenue earned by the company was sufficient day by day, so company decided to increase production to generate higher sales. For this they decide, अच्छा इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव पता चल रहा है क्या? The revenue earned by the company was sufficient day by day, so the company decided to increase production to generate higher sales. Organizational, और उसमें भी growth। आगे देखते हैं। For this they decided to employ people from the nearby villages as very few job opportunities were available in that area. जॉब अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं नियर बाय विलेजेस में, तो ये सोशल। द कंपनी ऑल्सो डिसाइडेड टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू देयर एम्प्लॉइज फॉर अपडेटिंग देयर नॉलेज। ये क्या हो गया? पर्सनल, यानी उनके एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दे रहे हैं नॉलेज अपडेट करने के लिए, तो ये क्या हो गया? पर्सनल। एम्प्लॉइज की ग्रोथ है इसमें। ओके, कोई डाउट इसमें किसी को भी है? कोई भी डाउट? नो डाउट, और पूछ लो इसके क्वेश्चन, पक्का? चलो देखते हैं।
अभी पूछते हैं। वन टू थ्री। ओके, सो क्वेश्चन है, an organization arranged yoga classes for its employees to improve their concentration level। क्या होगा? योगा सिखा रहे हैं लेकिन ये तो पर्सनल क्यों है? एम्प्लॉइज को ही सिखा रहे हैं और किसी को नहीं सिखा रहे ना। अगर यही होता कि एन ऑर्गेनाइजेशन अरेंज योगा क्लासेस फॉर सोसाइटी फॉर जनरल पब्लिक, तो क्या होता? सोशल। यूनिक लिमिटेड इज यूजिंग इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन, कौन सा होगा? सोशल। और देखें, ओके देखो क्या है, विच ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट कुड नॉट बी अचीव्ड बाय द मैनेजर। इस क्वेश्चन में विच ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट कुड नॉट बी अचीव्ड बाय द मैनेजर, मैनेजर अचीव नहीं कर पाया। क्वेश्चन बताता हूं। द मैनेजर ऑफ अल्फा लिमिटेड इज वेरी एफिशिएंट एंड इफेक्टिव and make sure all the employees and workers in his team perform the task with minimum cost। ठीक है, perform the task on time with minimum cost। his main focus is on cost cutting, so he never listens to the demand of workers for increasing wages। he even gives no opportunity to worker for promotion। as a result workers becoming frustrated and disheartened all the time। क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशनल अचीव हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि इसमें सीधी सीधी एक लाइन लिखी है ना इसमें। हाँ, कॉस्ट कटिंग भी, और इतना सा लिखा ना इसमें, इज वेरी एफिशिएंट एंड इफेक्टिव एंड मेक श्योर ऑल द एम्प्लॉइज परफॉर्म टास्क ऑन टाइम विद मिनिमम कॉस्ट। मतलब काम ऑर्गेनाइजेशन का तो टाइम पे हो रहा है, मिनिमम कॉस्ट पे भी हो रहा है, यानी ऑर्गेनाइजेशनल तो अचीव हो रहा है। लेकिन वर्कर्स बोलते हैं कि मालिक आपका तो बहुत बढ़िया तरीके से काम चल रहा है, थोड़ा हमारा भी ध्यान रखो, मतलब आपकी तो जेबें भरी जा रही है, हमें भी तो कुछ दो, तो बोलते हैं बाद में आना। तो मतलब बेसिकली क्या हो रहा है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव नहीं हो रहा अचीव, सोशल तो हो रहा है, सॉरी ऑर्गेनाइजेशनल तो हो रहा है, बट पर्सनल नहीं हो रहा। ठीक है, ओके, यहां तक के में कुछ भी डाउट है क्या? अगली क्लास में हम देखो पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, वैसे आज ही पढ़ाने वाला था मैं, बट अभी स्टार्ट करेंगे तो मतलब नहीं है। तो अगली क्लास में हम फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। यहाँ ऑब्जेक्टिव में कोई भी डाउट किसी को? अच्छा, ऑब्जेक्टिव से भी केस स्टडी सीबीएसई में आ सकती है, इजी टॉपिक है, लेकिन कई बार सीबीएसई इजी टॉपिक से केस स्टडीज देती है। ऑनलाइन किसी को कोई डाउट? नो डाउट। चलो गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कब मिलेंगे? मंडे। मंडे होगी ना अब तो, कल तो सैटरडे आई थिंक, फिर संडे, मंडे को मिलते हैं गाइस। थैंक यू।